नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इन सब के बीच कांग्रेस अपनी रणनीति पे काम कर रही है। कांग्रेस बिहार में काफी एक्टिव हो गई है, जिसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं भी उठने लगी है, क्योंकि चर्चा ये उठ रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति पे काम कर रही है, ये वाकई सवाल खड़े करता है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, प्रीति शेखर जी प्रवक्ता बीजेपी, राजेश सिंह जी प्रवक्ता एलजेपीआर, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कमल कमलेश जी का रुख करना चाहूंगी। कमल जी, क्या कुछ प्लानिंग है बिहार में कांग्रेस सभा जी, जी? जब जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक रूप से सारी पार्टियां जो है एक्टिव मोड में आ जाती है। तो कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा नया नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग इस बार अपने आप को साबित करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। आगामी आने वाले विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, आजादी के समय से लेके जब तक हमारी सरकार रही, हम लोगों ने हमेशा से गरीब मजलूमों की आवाज बनके हमेशा से अपने आप को साबित किया है, जिसका आपको प्रमाण ये कहने वाली बात नहीं है। और जो वर्तमान सरकार जो है सिर्फ बातों की सरकार है, काम के मामले में ये पूरी तरह से फिसड्डी सरकार है। हम लोगों ने 55 सालों का जो हम लोगों का रोड मैप था, वह गरीबों को जमीन पे पट्टे पे देना, या चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे हरित क्रांति या श्वेत क्रांति हो, मनरेगा से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, शिक्षा का अधिकार हम लोगों ने दिया। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएमएस बनवाए, इसरो बनवाए, डीआरडीओ जैसे संस्थानों की स्थापना हम लोगों ने की। तो जो कांग्रेस का मूलभूत था, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय हम किस स्थिति में थे और आज हम किस स्थिति में हैं, इन लोगों ने पिछले 15 सालों से लगभग देश को गर्त में डालने का सिर्फ काम किया है। इन लोगों ने पोटेंशियली और आम जन के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो वो आज बोल सके। जो सत्ता में झूठ बोलकर आए कि मैं 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल सृजन करके दूंगा और हर 2 करोड़ को नौकरी दूंगा, कहाँ गए वो वादे और वो जो भी जुबानी बात थी वो। तो कहीं ना कहीं ये लोग अभी मुख्य मुद्दे से भटके हुए लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इसको साबित किया है। और हम लोग अब पूरी मजबूती के साथ और पूरा एनालिसिस के साथ इस बार चुनाव में हम लोग आएंगे, और हमारी प्रतिद्वंदता किसी से नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से इस बार हम लोग कर रहे हैं, और वो जनता के सामने हम लोग अब इसको रखने का काम करेंगे। सवाल चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधे रुख करना चाहूंगी डॉक्टर प्रीति शेखर जी का। प्रीति जी, जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव हो गई है कुछ ज्यादा ही बिहार में, खैर अच्छी बात है, चुनाव बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन क्या लगता है महागठबंधन में सब ठीक है? सभा जी, ये अच्छी बात है कि चुनाव दहलीज पर देखकर कांग्रेस अब एक्टिव हो गई है, होना भी चाहिए। लेकिन ये शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बुरी बात है कि उनके नेता 5 साल में बस एक बार चुनाव होने पर ही वो एक्टिव होते हैं। अब बिहार चुनाव होगा तो वहां पर एक्टिविटी अपनी दिखाएंगे। तो ये देखिए, कांग्रेस के पास ये जैसे अन्य हमारे दलों में होता है कि हमारा 24x7 काम होता है। कार्यकर्ता सदैव अपने जनहित के कामों को, सरकार के कामों को धरातल पर उतारने के लिए सदैव लगे रहते हैं। यहाँ पर कोई वन शॉट डील नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस के अभी तक युवराज ही हैं और शायद उस छवि से वो अपने आप को बाहर नहीं कर पाए। तो अच्छी बात है, शायद उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल अब उनको इस लायक समझती है या नहीं कि उनको भी अब अपने साथ खड़ा करके चुनाव लड़ाया जाए, उनको भी अपने गठबंधन में रखा जाए। बाकी अन्य राज्यों में तो उन्हें
बिल्कुल उनके कांग्रेस को अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने तो वापस बैक टू पवेलियन भेज दिया। अब बिहार में अब राष्ट्रीय जनता दल जो बड़ी पार्टी है सो कॉल्ड इंडी गठबंधन की, तो उनके तरफ से भी क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राग तो अलापे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम लोग अपने बलबूते सरकारें बनाएंगे, तरह तरह की बातें आ रही हैं। कभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी नहीं मान रहे थे लोकसभा चुनाव में यहाँ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद ये दूरगामी क्या प्रभाव हो सकता है, और जो आभास कांग्रेस पार्टी को हो गया है कि उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल क्या करने वाली है, इसलिए पहले थोड़ा चुनाव आने के नजदीक से वो अपना फील्डिंग अब टाइट करने लगे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दोहराने लगे हैं। तो ये शायद उनको दूसरों से तो कम, अब मुझे लगता है उनको अपने गठबंधन में अपने आप को साबित करने के लिए ही ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी तो वो मुकाबले में कहीं है नहीं। वो केंद्र से गए, बिहार में बहुत वर्षों पहले वो जा चुके हैं, और उनके पास न तो कोई नेता है, न तो कोई उनके पास नीति है जिसके बदौलत वो फिर से आ सके। तो अब अंत में बचता ही क्या है? अब अंत में अगर ये भी अपना चेहरा भी ना दिखाएं तो कार्यकर्ता तो बड़े मायूस से हो जाएंगे, ऐसे भी मायूस हैं। तो कांग्रेस को अब इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखकर अब हमें लगता है कि अब जैसा कि आज के डिबेट का टॉपिक भी है कि अब वो एक्टिव हो रही है, और उसके बाद अब मार्च में बहुत बड़ी बड़ी बैठकें होनी है। राहुल गांधी जी कुछ फैसला ले सकते हैं, तो फैसला वो लेते जरूर हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के लिए हमेशा घातक हो जाता है। तो ये देखने वाली बात है। हम लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि और बाकी हम लोगों के साथ तो हमेशा से काम करते हैं, सरकार के कामों पर जनता को भरोसा है, हमारी तैयारी 5 वर्ष चलती है, इसीलिए हमें कोई इनके ये क्या करेंगे इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता होने के नाते सबों को ये जरूर लगता है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने फील्ड में रहना चाहिए, लेकिन ये मुझे लगता है कांग्रेस का थोड़ा दुर्भाग्य है इस मामले में कि उनके पास एक थोपा हुआ चेहरा है, एक ऐसे लोग हैं नेतृत्व के नाम कर्ता के नाम पर जिनको कि देखकर बाकी अन्य नेता जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो दरकिनार से हो गए हैं। और वो मतलब जिनके सामने न तो कोई नीति है, न ढंग से वो अपने पार्टी संगठन को अच्छा कर सकते हैं, न उनको सींच सकते हैं, न चुनाव जीत सकते हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ऐसी छवि को ढो रहे हैं। तो ये उनको विचार करने की आवश्यकता है, उनको कितनी मेहनत करनी है ये वो डिसाइड करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी, जदयू, एनडीए अलायंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बिहार को जंगल राज से उबारने में नीतीश कुमार जी सफल रहे हैं, और पिछले 20 वर्षों में जो केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उनसे सहयोग लेकर डबल इंजन के रूप में विकास के लिए काम कर रही है, हर लोग संतुष्ट हैं, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, चहुं और विकास के काम हुए हैं। इसीलिए अब हमें जनता के सिर्फ पास जाना है, उन उपलब्धियों की चर्चा करनी है। और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल अपने जो नाकामियां रही हैं, शायद जब वो जाएंगे तो वो उसकी वो चर्चा करेंगे कि उनके रहते बिहार कितना पीछे चला गया था, क्यों नहीं आगे आ पाया। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में कांग्रेस कैसे जब केंद्र में रहकर भी सहयोग नहीं कर पाई, तो ये जवाब तो कांग्रेस और आरजेडी को देना है। हम लोग तो बिल्कुल मस्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता, एनडीए का सभी कार्यकर्ता ऊर्जावान है कि 2025 में 225 सीटों के साथ हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। जी समझ। चलिए ठीक है प्रीति जी, फिर आप करूंगी सीधे रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, आरोप लग रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। नहीं, ऐसा कहाँ है। हमारा जो गठबंधन है वो तो कई सदियों से इंटैक्ट है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह धोखेबाज पार्टी थोड़ी है। धोखेबाज और रफरत की राजनीति नहीं करते हैं। और धोखेबाज मैंने किस लिए कहा? इसलिए कहा कि कुछ दिनों पहले तक पशुपति पारस जो है, इनके एनडीए के गठबंधन हुआ करते थे, उनको इस्तेमाल किया और कचरे के डब्बे में उठा के फेंक दिया। अभी बारी आई है जीतन राम मांझी जी की, और जीतन राम मांझी जी भी चिल्ला रहे हैं, इनका सब फार्मूला सेट था, उसके बाद भी चिल्लाते हैं कि हमें उपेक्षित किया गया, हम औकात दिखा देंगे। तो इनको ज्यादातर जरूरत है अपनी गिरेबान में देखने की, क्योंकि हमको पता है और पूरे बिहार की जनता को पता है, ये जो 5 लोगों का जो गठबंधन है ना, ये असल में ठग बंधन है।
ये जब वक्त मिलेगा एक दूसरे को ठग देंगे। जिस तरीके से सुसाइड बॉम्बर एक वक्त में ठगने का काम करते थे आदरणीय चिराग पासवान जी, किसको? नीतीश कुमार जी को। हनुमान किसके बनते थे? हनुमान बनते थे भारतीय जनता पार्टी के। और हालत ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका सिंबल छीना, उनका बंगला छीना, उनका पार्टी ऑफिस छीना। रो रहे थे बेचारे, बिलख रहे थे, परेशान थे, इतने परेशान थे कि मत पूछिए। फिर उसी भारतीय जनता पार्टी ने उनके चाचा को इस्तेमाल किया उस वक्त में, और अब उसी भारतीय जनता पार्टी ने धोखेबाजी करते हुए उनके चाचा के साथ सब कुछ छीन लिया। यहां तक कि अब वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं है, ये मैं नहीं कहता, खुद आदरणीय पशुपति पारस जी कहते हैं। तो ये इनका चरित्र और चाल है जो इनको देखता नहीं है। और आजकल बड़ी मुझे हंसी आ रही थी इनकी बातों पे कि ये बोल रही थी कि इन्होंने कुछ नहीं किया। साहब, आपको भूलने की बीमारी हो गई है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह 20 सालों से शासन सत्ता में आप हैं और सवाल हमसे करती है कि बिहार पीछे हो गया। कम से कम आपने एक्सेप्ट तो किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये एक्सेप्ट किया कि जो भारत सरकार का डेटा है, जो बिहार सरकार का डेटा है, जो वो डेटा बताता है कि आपने बिहार की महिलाओं का खून चूस लिया। और खून किस लिए चूसा? हेल्थ सेंटर का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से भारत सरकार का डेटा और बिहार सरकार का है कि 63% महिलाओं के में खून की कमी है, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आपने महिलाओं का खून चूस लिया और हर चीजों में आपने भारतीय जनता पार्टी ने, इस डबल इंजन की सरकार ने बिहार को पीछे रख दिया। तो आप बड़े बड़े वादे करिए और सपने देखिए 2025 में 225 सीट। अरे आप तो 400 पार वाले थे और 400 पार जाने के बाद आप तो देश में से संविधान को खत्म करने वाली पार्टी थी कि 400 पार लाइए, देश में से संविधान को बदल देंगे। लेकिन आपको जोरदार एक तमाचा मारा किसने? लोकतंत्र की जनता ने, जो कि जनता जनार्दन होती है, और आपको 226 सीटों पे लेके आ गई और सिमटा दी। और आपको दो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार। तो ये इनका बड़बोलापन है, ये इनका ईगो है। लगातार ये पताल में चले जाते हैं बड़े बड़े दावे करके, लेकिन क्या कर सकते हैं सभा जी, सपनों पे तो अधिकार नहीं है ना हमारा, हम इनके सपने थोड़ी छीन सकते हैं। अरे 2 बार इस लोकतंत्र में बिहार प्रदेश की आवाम ने राष्ट्रीय जनता दल को, मैं बार बार कहता हूं, लार्जेस्ट पार्टी बनाया। और आप कहां हैं? आपका तो आज तक 20 सालों में 2 दशक बीत गए, आपका कोई सीएम फेस नहीं होता। आप तो खुद बैसाखी के सहारा है किसके? जनता दल यूनाइटेड की। और आप बात करती है कांग्रेस की। हमारा गठबंधन अभी देखिए लोकसभा में कितना हुआ, जबरदस्त उसका कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। 9 सीटें लेके हम लोग आए, कांग्रेस 5 लेके आई, 4 हम लेके आए, 1 इंडिपेंडेंट। सीटें इनकी कम हो जाती हैं और ये आईना हमको दिखाती है। अभी पता नहीं क्या करेंगे वो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, जीतन राम मांझी जी के साथ। अब वो सुसाइड बॉम्बर इनका आने वाला, किसको प्लान करेंगे, किसको बनाएंगे? जो नीतीश कुमार को बोलेगा कि सीएम फेस वो होंगे, उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा। लेकिन कब धोखा दे के एकनाथ शिंदे कर देंगे, कब धोखा कर दे के मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान कर देंगे, ये इनकी हकीकत है। और ये इनके बड़े बड़े दावे हैं और भ्रष्टाचार तो इनके डीएनए में है। वो डीएनए जो खुद इनके प्रधानमंत्री ने खुद मंच से नीतीश कुमार जी के ऊपर 40 भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे इसी बिहार की आवाम के साथ, वो जब सभा को संबोधित कर रहे थे। तो 40 घोटाले तो प्रधानमंत्री गिनाते हैं और 100 घोटाले तो हम विपक्ष के नाते घोटालते हैं। अरे इनके राज्य में तो ऐसा होगा सभा जी कि 90 लाख करोड़ की, 90,000 करोड़ की जो लागत से जो पुल थे ना, उनके चूहे खा जाते हैं। 90,000 लीटर पेट्रोल जो है, शराब जो है, सॉरी पेट्रोल नहीं, शराब जो है, इनके चूहे पी जाते हैं। ये इनका शासन सत्ता है। और वो लड़की तो मैं जरूर कहूंगा, ये महिलाओं की बात कर रही थी जिनको इन्होंने एनेमिक बना दिया खून चूस चूस के 20 साल की शासन सत्ता में। बिहार में जानती है पूरे देश में सबसे ज्यादा अंडरवेट बच्चा कहाँ पैदा होता है पूरे देश में? वो बिहार राज्य में होता है। कुपोषण का शिकार है। ये सप्लीमेंट्स नहीं देते थे, न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं ये बच्चों को। और ये महिलाओं की बात करते हैं, अरे ये थाली छीलने वाले लोग हैं। पूरे देश में सबसे बिजली दर महंगा अगर कहीं बिजली दर है तो वो बिहार प्रदेश में है। तो एक तरफ जो है ना, वो क्या बोलते हैं कि ये दान भी करते हैं और दूसरी तरफ थालियां छीलते हैं। और मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कुछ वक्त पहले नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के सामने से थाली छीन लिया था। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, लगता है उसी का बदला ले रहे हैं उस लाडले के साथ। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उस लाडले को शायद अब झुनझुना थमाने के फिराक में है। और क्योंकि धोखेबाजी इनके डीएनए में है, नस्ल में है, ये सारे जो इनके गठबंधन धर्म के लोग हैं उनके साथ ये धोखा करते हैं।
देखिए बिहार में क्या होता है। चलिए ठीक है आरजू खान जी, फिर आप रुख करेंगे, प्रीति शेखर जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कमल कमलेश जी का रुख करूंगी। कमल जी, 12 मार्च को बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अहम फैसला ले सकते हैं, क्या फैसला लिया जाएगा? सभा जी, जो मीटिंग होने वाली है वो शीर्ष नेतृत्व बिहार ही नहीं अदर स्टेट में भी जो कार्यशैली है और जिस तरह से हमारी सरकार जहां जहां है और जहां जहां नहीं है वो संगठन पे विशेष रूप से ये मीटिंग करेंगे, जिसमें जो भी होगा उस पे आला कमान निर्णय लेगी कि अब आगे हम लोगों को स्टेट वाइज कैसे आगे बढ़ना है। सवाल जी। चलिए ठीक है कमल जी, सीधा रुख करती हूँ प्रीति शेखर जी का। जी प्रीति जी, अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए सभा जी, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था, अभी हमारे आरजेडी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हमने किया ही नहीं ये कुछ है, हम 20 वर्षों में से शासन में हैं, हमारे पास उपलब्धियां नहीं हैं, हम उनकी नाकामी गिना रहे हैं। अरे हम उपलब्धियां तो हम गिना रहे हैं, बाकी नाकामियां तो जनता आपको गिनाकर और आपको नकार रही है। हमारी उपलब्धियां तो हम प्रत्येक दिन हम बैठ जाएं तो आपको उपलब्धियां सुनते सुनते आप थक जाएंगे, लेकिन बोलते बोलते हम नहीं थकेंगे। अब उपलब्धियों की बात करते हैं, आप बताइए, इतने दिन शासन सत्ता में रहे, महिलाओं का वोट लेते हैं, महिलाओं का 33% आरक्षण को किसने रोक के रखा था, कब ये फलीभूत हुआ? जरा बताएं जरा, आरजू जी हैं, भाई कमल कमलेश जी हैं, कि आज एनडीए की सरकार में ही ना जो महिलाएं हैं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 33% महिला आरक्षण का जो बिल अटका हुआ था उसे पास कराया। अब बात करें बिहार की, तो बिहार में भी महिलाओं के साथ कितना नाइंसाफी होता था। शाम के बाद वो बाहर नहीं निकलती थी, वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ नहीं पाती थी, उनके पास पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं थे, दूर दराज में स्कूल कॉलेज हुआ करते थे। आज देखिए बिहार की कितनी तस्वीर बदली है, अब हर जगह जगह स्कूल कॉलेज हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनको सिर्फ शैक्षणिक रूप से सशक्त नहीं किया गया, जीविका के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को आज यहाँ पर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। आप देख लीजिए, न सिर्फ शैक्षणिक और आर्थिक, बल्कि इनको राजनीति में भी हिस्सेदारी मिली है, और निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देकर नीतीश सरकार ने महिलाओं को सबल बनाने का काम किया है। लेकिन आपको नहीं दिखेगा, ये जनता को दिखता है। दरअसल ये आप जैसे सो कॉल्ड जो ना पार्टी है, जिनको जब मौका मिला इन्होंने नहीं किया, और क्या स्थिति थी देश में जिनकी सत्ता रही थी, वो आज कहाँ जीरो पर आउट हो रहे हैं। तो अब ये मतलब हार की हैट्रिक लगाने वाले को कहाँ ये सब दिखने वाला है। अब मैं और बात करती हूँ, अब देखिए सभा जी, अब इनको ये नहीं दिखेगा कि कैसे महिलाएं घरों में वो लकड़ी और गोईठा जलाकर चूल्हे पर खाना पकाया करती थी। उज्ज्वला योजना इनको नहीं दिखेगा। बैंक जो है ना सिर्फ अमीरों के लिए खुला करते थे, उनके दरवाजे गरीबों के लिए बंद थे। लेकिन अब इन्हें यह भी नहीं दिखेगा कि बैंक कैसे गरीबों के दरवाजे पर जाकर खाता खोलती है, और उसी खाते में, जिस खाते के बारे में पूर्व कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री जी बोला करते थे कि हम जब 1 रुपया देते हैं तो पहुंचते पहुंचते 90 पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि आज की सरकार है, एनडीए की सरकार है, कि अब जब 1 रुपया चलेगा केंद्र से, तो एक में पूरे 100 पैसे लोगों के खाते में मिलते हैं। ये परिवर्तन हुआ है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। करोड़ों, रुक जाइए आपने कहा बस मैं तो 3 ही उपलब्धि गिनाई हूँ, और आप फिर से आतुर हो रहे हैं बोलने के लिए। अब मैं बोलने बैठूंगी तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे, ये डिबेट खत्म हो जाएगा। कितने डिबेट खत्म हो जाएंगे जिसका कोई अब आप देख लीजिए, भारत करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त इस एनडीए शासन काल में हुआ है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से खात्मा इस सरकार में मिला है। और किसानों की बात करते थे ये लोग, कांग्रेस गरीबी हटाओ कहकर गरीब को ही हटाने का इन्होंने काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के कारण, एनडीए की सरकार के कारण यह संभव हो पाया है कि किसान सम्मान निधि से किसानों को उन्हें सम्मानित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनके
कई फसलों के न्यूनतम मूल्य तय किए जा रहे हैं। तो ये सब आपको नहीं दिखेगा। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लोगों को सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पहले आईआईटी और आईएम और आपके एम्स जैसे संस्थान कितने थे, और अब बिहार में ही अब देखिए कितना बन रहा है। अब मेगा पावर प्लांट पीरपैंती में 2600 करोड़ से बनने वाला है, ये नहीं दिखेगा। सभा जी बस एक मिनट, मैं तो बस बहुत कम कह रही हूँ। अब देखिए एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा हो गई है। अब सामान्य से सामान्य लोग अब एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, इतनी कनेक्टिविटी बढ़ी है। सभी हमारे जितने पर्यटक स्थल थे उसको विकसित किया गया। अभी हाल फिलहाल में आप छोड़ दीजिए, आज जहां पर बीजेपी की सरकार है, बगल का पड़ोसी राज्य देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश, वहां पर कुंभ में इतने लोगों का आना हुआ कि वहां का जीडीपी बढ़ गया है, वहां पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, वहां पे लोगों के खजाने भर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। कांग्रेस के लोग सिर्फ, मुझे लगता है कि वो दूसरों को देखने की बजाय अपने गिरेबा में यदि झांक लें कि हमने अपने समय क्या किया था, तो मुझे लगता है आईना की तरह साफ हो जाएगा। न मुझे यहाँ डिबेट में बैठना पड़ेगा, न उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा, और न जीरो पर वो आउट होंगे सभा जी। इसीलिए मैं यहाँ पर फिलहाल ब्रेक लेती हूँ जी। ठीक है प्रीति जी, बहुत अच्छा सवाल जी, इन्होंने बड़े अच्छे प्रीति शेखर जी ने सवाल उठाए, मैं उन सारे सवालों का जवाब देता हूँ। परेशानी क्या है ना कि इनको नहीं दिखता है। ये भी शिक्षा की बात कर रही थी, लेकिन हकीकत क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है पढ़ती लिखती नहीं है। उसको बिहार प्रदेश का ही नहीं, बिहार देश का आंकड़ा देख लेना चाहिए। इंटरमीडिएट पे कितने हजार करोड़ का इन्होंने बजट पास किया है शिक्षा पे, 60,000 या 66,000 करोड़ का लगभग इन्होंने शिक्षा पे जो है ये बजट में जो है पास करवाया। और इंटरमीडिएट में कितने बच्चे, 100 में मात्र 9 बच्चे पास आउट करते हैं। तो ये इनकी हैसियत है और इनके काम करने की तरीका है। तो ये शिक्षा पे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कम से कम डेटा का एनालिसिस आप कर लीजिए। और पूरे देश में गुजरात दूसरे नंबर पे है, बिहार पहले नंबर पे ऐसा स्थान है जहां हाई स्कूल तक बच्चा जाते जाते पूरे देश में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट करता है। ये है इनकी शिक्षा नीति, ये इनका शिक्षा नीति है। इनके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। ये महिलाओं की बात कर रही थी, महिलाओं को तो 63% मैंने बताया कि एनेमिक कर दिया, खून की कमी हो गई। ये प्रति व्यक्ति की बात कर रही थी, किसकी, किसानों की बात कर रही थी। जो बजट में जो किसानों को प्रति व्यक्ति जो किसानों को जो सम्मान योजना के तहत जो धनराशियां दी जा रही है ना, अगर एक दिन का जोड़ा जाए तो 16 रुपए 85 पैसे होते हैं। यानी कि एक दिन में अगर कोई भी किसान, गरीब मजदूर अगर 2 कप चाय पीना चाहता है तो इनकी सरकार उनको धनराशि के बदौलत, किसान मान सम्मान धनराशि के बदौलत मात्र 2 कप चाय के भी पैसे नहीं देती है। और अगर पूरे उसको महीने में अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो 500 रुपए होते हैं। 500 रुपए एक दिहाड़ी मजदूर की एक दिन की मजदूरी होती है। ये है आपके बिहार के किसानों को धन सम्मान देना। तो ये कम से कम ये पढ़ लिया करें, क्योंकि इनको नहीं पता है, शायद पढ़ती लिखती है नहीं है। आ जाती है प्रीति शेखर जी, खैर सवाल करना सत्ता का मामला है, सवाल जरूर करे, विपक्ष जरूर जवाब देगी। ये प्रति व्यक्ति आय की अभी बात कर रही थी, मैं किसानों के बाद प्रति व्यक्ति आय पे आता हूँ। देश में कम से कम इनको ये भी पढ़ लेना चाहिए कि देश में, पूरे देश में सबसे कम आय वाले, प्रति व्यक्ति आय वाला प्रदेश कौन है। वो आपको मुबारक हो प्रीति शेखर जी, डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो बिहार प्रदेश है। तो ये आपके काम करने का तरीका है। तो आप ऐसे बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और आपने कहा कि प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्लाइट्स हो गया है, तमाम आपने ग्रीन फील्ड्स दे दिए। ग्रीन फील्ड्स चालू कितने हुए? बिहटा आपने बहुत पहले अनाउंस किया था, बिहटा का क्या हुआ? दूसरा आपने 4-5 और ग्रीन फील्ड्स का अनाउंस कर दिया। जिस प्रदेश की किसानों की आमदनी महज, जो आप धनराशि लेती है, महज 2 कप चाय भी नहीं होता एक दिन का, और जिस प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है, आप उसको सफाई किसका सपना दिखाती हैं? सपना दिखाती है कि हवाई सफर करेगा। अरे साहब, आप कर क्या रहे हैं? उसके रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप गैस की बात कर रही थी, उज्ज्वला योजना। आपने आपके चैनल्स पे, नेशनल चैनल्स पे मैंने कई बार देखे हैं, वो उज्ज्वला योजना के तहत जिसको आप गैस सिलेंडर देती थी, एक बार के बाद वो गरीब मजदूर, वंचित शोषित दोबारा उसको रिफिल नहीं करवा पाता है। और इस प्रदेश में, बिहार प्रदेश की विडंबना ये है कि ये प्रदेश सबसे गरीब राज्य है और 1000 से 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीद रहा है। क्यों भाई खरीदेगा? वो तो आपको मुबारक हो, आपका उज्ज्वला योजना, क्योंकि ये बिहार की तस्वीर है और आप उसको देखना नहीं चाहती। हकीकत क्या है ना कि आपके फाइलों में हमेशा मौसम गुलाबी रहता है।
तो उसी मौसम को देख के आप लोग समझते हैं कि पूरा बिहार वैसा है। बिहार वैसा नहीं है। अरे आपका मैं वो चूहा देखना चाहता हूँ प्रीति शेखर जी, वो ऐसा कौन सा चूहा है पूरे देश देखना चाहती है जो 90,000 लीटर पेट्रोल वो शराब पी जाता है, जो टेस्ट में लैब में जो जाता है टेस्टिंग के लिए, जो कि 100 और 200 ml से काम हो जाता है, वहां आप हजारों लीटर आप शराब भेज देती हैं। आखिर में वो चूहा है कौन? उस चूहे का शक्ल सूरत तो दिखा दीजिए प्रीति शेखर जी। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है बिहार को हर चीजों में, पिछले पायदान पे आपने अव्वल नंबर पे रखा है, किसी चीज में भी आगे नहीं है, वो फिसड्डी है। और आप कहती हैं कि बिहार बहुत आगे चला गया। कहाँ आगे गया? देश के प्रधानमंत्री आते हैं, चीनी मिल की बात करते हैं मोतिहारी में 2014 में, और कहते हैं कि जब मैं दोबारा जब बिहार प्रदेश में आऊंगा तो इसी चीनी मिल के से बना हुआ चीनी का मैं चाय पीऊंगा। 2025 में भी आके चले गए, 2025 में भी आके चले गए, और वो चीनी मिल नहीं तैयार हुई। सारण, छपरा, नवादा तमाम जगह हैं जहां की बंद पड़ी चीनी मिल आज भी आपकी बाट देख रही है। 11 साल से आप केंद्र में हैं और 20 सालों से आप प्रदेश के शासन सत्ता में हैं। सवाल आप भारतीय आप किससे करिएगा? राष्ट्रीय जनता दल से करिएगा। इनको दिखता नहीं है, इनके गिरबान में बहुत दाग हैं, इतने दाग हैं कि बिहार सबसे ज्यादा पलायन करने वाला देश है। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये इनका भारत सरकार का डेटा है। उस पलायन को नहीं रोकते। मालूम है 14 करोड़ आबादी में 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ बिहारवासी पलायन कर दिया है अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। और ये कहते हैं कि हमने आय बढ़ा दिया, हम किसानों को सम्मान दे रहे हैं। अरे साहब, किसान सुसाइड कर रहा है, उसके जो खेती करता है ना, एक गोभी के मैंने देखा था, एक मेरी मुलाकात हुई एक गोभी पैदा करने वाले किसान से, 40,000 रुपए में अपने फूल गोभी का वो है किसान खेती किया था, और बेच एक एक बोरा भर के 20 और 30 रुपए में बेच रहा था फूल गोभी। बोला कि हमको लागत नहीं मिलता है। तो ये लागत की बात कर रही थी। अरे 2 चीजों को आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लाई हैं। आपने तो एमएसपी पे धान को भी खरीदा है, लेकिन ये बताइए कि एफसीआई कितना धान खरीदता है बिहार का? उसके बाद क्यों बिचौलिए बीच में आ जाते हैं? कितना धान ले पाती है, थोड़ा इसको बताइए। किसान क्यों अपना टमाटर फेंकता है रोड पे, अपना बैगन क्यों फेंकता है रोड पे? अब थोड़ा इस पे भी थोड़ा हमको चिन्हित कर दीजिए, दिखाइए। तो आपके सारे दाग जो है ना, इतने दाग हैं कि आपको अपने दाग नहीं दिखाई देते, क्योंकि आपके पास एक विशेष किस्म की मशीन है। किसी भी दागनुमा इंसान को आप उसमें डालती हैं और रिफाइन करके निकाल देती हैं। यह है आपका असली चरित्र और चेहरा। हर चीजों में बिहार पीछे है। ये शिक्षा की बात कर रही थी, मुझे यकीन है कि शिक्षा पे जरूर देंगी कि 12वीं का बच्चा मात्र 100 में 9 आदमी पास आउट करता है। ये ऐसा क्यों है? हर पूरे देश में सबसे ज्यादा बच्चे हाई स्कूल में ड्रॉप आउट करते हैं बिहार प्रदेश के, ये से जरूर पूछिएगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो खुद इंजीनियरिंग कर लिए थे जब वो जवान थे, बच्चे थे। बच्चे से जब बड़े हो गए, शिक्षा दीक्षा कर रहे थे, तो वो इंजीनियर बन गए थे। तो वो किसके स्कूल में पढ़े थे? अरे हमने 5 यूनिवर्सिटीज दिए थे, उसका क्या हालत है आप ये बताइएगा। हमने 3 रेल कारखाने दिए जिसमें आज भी बिहार प्रदेश का युवा नौजवान जो है अपना रोजगार सृजन करता है। उसके बाद आपने कितने फैक्ट्रियां दी, थोड़ा बता दीजिए इसका नाम। और पैकेज तो आप ऐसे ही 125 लाख करोड़ का दिए, फिर 56,000 करोड़ का दिए, लेकिन बिहार हर चीजों में पिछले पायदान पे है। तो वो गया कहां पैकेज? वो कौन सा चूहा है जो खा जाता है? जरा इस पे भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है आरजू जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी कमल कमलेश जी का। कमल जी, कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने की तैयारी है, कांग्रेस क्या मेगा प्लान बना रही है? शोभा जी, आज कन्हैया जी बिहार पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को इससे जो है, अभी यूथ कांग्रेस का और एनएसयूआई का संयुक्त मीटिंग था पार्टी ऑफिस में, जहां उन्होंने संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती देने के लिए ही आलाकमान उनको यहाँ भेज रही है, और चुनाव के मद्देनजर ही वो यहाँ पे अभी हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इससे मजबूती मिलेगी। चलिए ठीक है कमल जी। प्रीति जी, जिस तरह से तमाम तरह के जो आप सवाल उठा रही थी, उनके जवाब आपको शायद मिल गए होंगे। दरअसल सबा जी, ये आरजू जी कह रहे थे कि भाई हम पढ़ लिख कर नहीं आते हैं। जरा ये इनसे जरा पूछा जाए कि आपके समय, राष्ट्रीय जनता दल के समय बिहार का क्या बजट हुआ करता था और आप कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ये इन्हें नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पढ़ाई सिर्फ यही करते हैं, बाकी लोग बिना पढ़ के आते हैं।
तो इनको ये नहीं पता होता है कि कितने बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई, क्या उस समय था। पहले सुन लीजिए आरजू जी, आपका जब शासनकाल था ना तो 4 लेन का पुल मात्र 1 था, अब 7 हो गए हैं। 6 लेन का कोई पुल नहीं था, अब सड़कें नहीं थी, अब वो भी 6 हो गई हैं। तो जरा सा देखिए कि शिक्षा में, पहले सुनिए, अब आप बीच में इंटरप्ट करेगा क्योंकि आपको बात पचेगी नहीं। सही बात लोगों को बड़ी चुभती है तो आपको पचेगी नहीं, आप बीच में बोलेंगे। अब ये कह रहे थे भाई साहब की शिक्षा का स्तर, सुन लीजिए शब्द कीजिए। शिक्षा के स्तर के बारे में बात कर रहे थे हमारे प्रवक्ता महोदय। राष्ट्रीय जनता दल के समय शिक्षा का बजट और पशु के चारे का बजट किसके पेट में जाता था लोगों को पता है। और शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, वही सो कॉल्ड मतलब चरवाहा विद्यालय खोलकर उसके पैसे खुद डकार जाना, क्या ये शिक्षा को बढ़ावा था? बच्चे पढ़ाई करने नहीं जा पाते थे, विद्यालय तक नहीं थे, विद्यालय में फर्नीचर नहीं थे, न शिक्षक थे, क्या इस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? तो आप सुन लीजिए, अब विद्यालय भी है, अब वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं, वहाँ पर पुस्तकें भी हैं। सुनिए पहले आप बीच में इंटरप्ट करिए। आपके समय मैंने नहीं कहा, आपके समय मैंने कुछ नहीं कहा, आप पहले सुनिए पहले। अब देखिए बच्चों को पोशाकें भी अब मिल रही हैं, लोगों को साइकिलें भी मिल रही हैं, छात्रवृत्तियां भी मिल रही हैं और लड़कियों को प्रोत्साहन राशि भी मिल रहा है। ये इनको नहीं दिखेगा क्योंकि इनका अध्ययन बहुत ज्यादा है हमसे। तो हम लोगों का कोई अध्ययन नहीं है। हमारा अध्ययन जो है ना, हमारी सरकार का अध्ययन यहाँ की जनता करती है और वोट की चोट से बताने का काम करती है कि आपने क्या किया है। ये बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, अरे भाई वही सड़कें थी जहां पर सिर्फ गड्ढे ही नजर आते थे, सड़कें नजर नहीं आती थी। ये वही समय था जब उद्योग नहीं खुला था, अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। और उसका केंद्र कहाँ था? तो बिहार में मुख्यमंत्री आवास, मंत्रालय, मंत्री के आवास, ये उसका केंद्र हुआ करता था। तो जरा सच्चाई बड़ी चुभती है, इसीलिए आपको बीच में कूदना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा अध्ययन आप ही कर लीजिए ना, आपके शासन काल में क्या क्या हुआ और हमने कितना परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार जब से बिहार में है, लोग अमन चैन और शांति सुकून से रह रहे हैं। यहाँ पर अब दंगे नहीं होते हैं। आपके समय दंगों की तो लंबी फहरिस्त हो गई थी। तो ये सब बातें आपको नहीं दिखेंगी, ये दिखती है जनता को। और देखिए सभा जी, अब ये किसी को चेहरा बना ले। दरअसल आपने अभी एक और सवाल किया था, आपका भी एक और सवाल था कन्हैया जी को लेकर। तो देखिए अब जैसे ही उनको ये लॉन्च करेंगे, अब बिहार में तेजस्वी जी तन जाएंगे। अब इनको पसंद नहीं होगा कि इनके सामने कोई और युवा चेहरा प्रमोट हो। तो यहाँ पे इनके बीच आपसी बहुत खिचड़ी पक रही है। ये किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जिनके अंदर प्रतिभा है वो गौन रहती है। और अगर इनके कोई परिवार के लोग हैं, आरजू खान जी जरा सा इस पर अध्ययन कर लीजिएगा, अगर राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया के अगर कोई परिवार के हैं तो उनकी योग्यता तो साइड, उनको ऊपर बैठाया जाता है। लेकिन अन्य लोग जिनका वोट बैंक, अब ले लीजिए ना आप आरजू खान जी, आप लोग वोट बैंक बनकर रह गए हैं। आप उनको जब मौका मिला इतने समय तक, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, वोट आपसे लिए, मलाई आपसे खाए और आपके लिए ही कुछ नहीं किए। तो सोचिए कि आज भी केंद्र सरकार की जब योजनाएं आती हैं सीधे सबको मिलती हैं, आप लोग भी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होना बंद करिए। अब सोचिए कि क्या हो रहा है। जी बोलिए सभा जी। जी ठीक है आरजू जी, जवाब दे दीजिए। क्या है ना कि अब इनके पास बताने के लिए सभा जी कोई उपलब्धि तो है नहीं, इसलिए वो 20 साल पहले चली जाती है। शुक्र मनाइए कि 1947 में नहीं गई, नहीं तो पता चलता 1947 में इनका इतिहास ही नहीं है, देश में कोई योगदान ही नहीं है इनका। जिसको ये मानती है आरएसएस को, जिसके विचारों पे ये चलती है, ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ये गांधी के हत्यारे को पूजा करती है। तो यही उनका चाल चरित्र और चेहरा है। इनके लिए गांधी जी महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए गोडसे महत्वपूर्ण है। खैर मुझे जवाब देना है, तो ये बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां जो इनके पास तो है नहीं बताने के लिए। 20 साल पहले, 40 साल पहले एक कहानी सुनाती है, स्क्रिप्टेड कहानी होती है कि बच्चा सो जा, नहीं तो मैं ये कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी से कोई आ जाएगा। हकीकत क्या है ना, पुल पुलिया की ये बात कर रही थी, पूरे देश में आपने कीर्तिमान स्थापित किया, आपको मुबारक हो। और वो कीर्तिमान ये है कि बिहार प्रदेश ऐसा पहला स्थान है जहां एक ही साल में 29 पुल गिर जाते हैं, और एक ही ऐसा पुल है जो 10 सालों से निर्माणाधीन है और 3 बार गिर चुका है। तो आपको मुबारक हो। ऐसा शासन सत्ता, पुल पुलिया, करप्शन है, ये आपके रग रग में करप्शन है।
और भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय प्रधानमंत्री है ना, जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, वो महाराष्ट्र में हो, वो चाहे बिहार प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, उसको इलेक्शन के बाद उसी आदमी को अपने कैबिनेट का मिनिस्टर बना लेते हैं। मिनिस्टर ही नहीं बनाते हैं, उसको डिप्टी सीएम भी बना लेते हैं। तो ये इनका चेहरा है। और सवाल ये हमसे करते हैं, साहब आपके शासन सत्ता में 20 सालों से हर चीजों में पीछे भी सवाल हम इस पे कर रहे हैं। और आप तो यही चाहती है ना कि देश में एक नया इतिहास बने, और वो इतिहास ये हो कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, तभी से देश में आजादी है, तभी से देश में स्कूल है, तभी से लोग इंजीनियरिंग करते हैं। 2014 से तो पहले देश था ही नहीं। इनके सवाल से तो यही समझ में आता है, तो इनको यही सब मुबारक हो। अरे यार, ये भी अगर बिहार प्रदेश में है, बिहार प्रदेश की है, तो ये भी तो बिहार के स्कूलों में पढ़ी होंगी ना। तो क्या बिहार में स्कूल नहीं था? जो इंजीनियरिंग कर लिया नीतीश कुमार जी, बिहार के ही पटना कॉलेज से सवाल किया आपने। हमने पढ़ा, उसमें जाती थी और 5 क्लास के बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ते थे। मैं बोल रहा हूँ अलग अलग होता है, डेस्क बेंच होता है, अलग अलग शिक्षक होते हैं। आपके 20 साल के शासन काल में ना 1947 में फिर आप चली गई। पूरे देश में हर राज्य जन्म नहीं किया था, मैं तो अपने समय की बात कर रही हूँ। 1947 में जन्म लिया, मैंने तो नहीं लिया, मैं तो अपने बचपन की बात कर रही हूँ। उसी विद्यालय में पढ़ती थी, बोरा लेकर जाती थी। वही आपके बचपन में यानी 40 साल पहले होती थी, आपके बचपन में यानी 40 साल पहले, सुनिएगा तब ना, आपके बचपन में यानी 40 साल पहले। तो 40 साल पहले जब देश की तस्वीर देखिएगा, 74 साल पहले जब देश की तस्वीर देखिएगा, तो लगभग हर प्रदेशों में इसी तरह के हालात थे। और आप कह रहे थे बजट, बहुत ज्यादा बजट पैसा किया। अरे हमने संयुक्त, जब झारखंड हमारे साथ था ना, तो हम बजट बड़े बड़े लेके आते थे। और अभी उस वक्त सिर्फ केंद्र सरकार बजट देती थी और बिहार सरकार का बजट होता था। अब क्या है, जब से आप शासन सत्ता में आई हैं, आप दूसरों से कर्ज ले सकती हैं। और आपको पता है आपने कितना कर्ज लिया है? 45,000 करोड़ का कर्ज लिया है। यानी कि हम, आप, कमलेश जी और सभा जी, ये चारों लोग जो हम पैनलिस्ट बैठे हैं ना, एक आदमी पे कर्ज है बिहार प्रदेश में 29,000 रुपए। और ये आप कर्ज लेने के जो बजट बढ़ा रहे हैं और बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम कर रहे हैं, और दूसरे तरीके से बिहार को कैसे बताइए, इनको बताइए, इनको पहले ये कर्ज नहीं, लेकिन आपको जवाब नहीं है आपके पास। आप तरीके से कुछ भी कह रही हो। अरे तो कैसे बनता है? सुनिए पहले। अरे आरजू जी, आज आपको भी घर बनाना पड़ेगा ना, आज हमको भी घर बनाना पड़ेगा ना। तो बैंक से जाकर लोन लेंगे, लेकिन हमारी नियत साफ है, हम चुका देंगे, फिर उससे ज्यादा लोन लेंगे। इसलिए आपके शासनकाल में लोन चुकते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में जो लेते हैं उसको चुकाते हैं। फर्क यही है। कहाँ चुकाई है बताइए? साफ है, झोला लेके कहाँ है? देख लिया ना आपने, 2014 से लेकर 2025 आ गया है। कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा एक छोटा सा कमेंट, बस एक छोटा सा कमेंट है मेरा। ये बताइए, यही चीज मैं इनको बताना चाह रहा था। जब हमारी सरकार थी तो दूसरे प्रदेशों से या दूसरे देशों से जो एशियन बैंक या विश्व बैंक है, जो कर्ज ये ले रही है, हमारे वक्त में वो प्रावधान नहीं था। तो आप बजट का बड़ा कितना भी आप जो सैंपल साइज जो दिखाना चाहती है कि बहुत बड़ा है, हकीकत क्या है कि आप उस कर्ज को भरने के लिए बिहार के लोगों का खून निचोड़ती हैं। और खून किस तरीके से निचोड़ती हैं? बिहार में सबसे ज्यादा बिजली यूनिट आप लेती है पूरे देश में। आप एक तरह से बिहार का प्रति व्यक्ति आय ऐसे ही नहीं कम हुआ है। वो वजह है कि आप पहले तो आप भी थे बिहार में, आप आपने कर्जदार बना दिया बिहार प्रदेश वासियों को। ये कह रहे थे कुछ दिन पहले आपकी भी सत्ता थी, तेजस्वी बिहार प्रदेश वासियों का कम है और उसका वजन नहीं है। ठीक है, समय की कमी है। आखिरी कमेंट कमल जी से लेना चाहूंगी। जी कमल जी। प्रीति जी को ये भी बताना चाहिए
कि लगभग 14 करोड़ की जनसंख्या में 9-9.5 करोड़ को ये 5 किलो अनाज अब तक दे रही है। तो इन्होंने अब तक बिहार की जनता के लिए क्या किया, वो तो उसी से पता चल रहा है कि इन्होंने रोजगार देने का काम किया। बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बेरोजगार और बेरोजगार होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। वो जाए तो जाए कहाँ, बोले तो बोले क्या। ये लोग 24/7 तो चुनाव में रहते हैं, तो इनको बताना चाहिए कि बजट का लगभग 40-45% जो है ये पूरा प्रचार तंत्र पे खर्च कर दिए हैं। तो इनको ये भी देश की जनता को बताना चाहिए कि देश की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा ये लोग प्रचार तंत्र पे खर्च करती हैं और अपने आप को सिर्फ चमकाने के लिए नजर आती हैं। आज जब भी देखिए पेपर खोल के बैठिए, पूरे पेज पे इन्हीं का रहता है छपा हुआ। वो पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? ऐड के माध्यम से ये लोग अपने आप को खाली चेहरा चमका रहे हैं। आम जनता का गाड़ी कमाई का पैसा उस ऐड में लगा रहे हैं। तो इनको ये भी देखना झारखंड पड़ेगा सरकार का ऐड तो नजर नहीं आता होगा, यूपीए सरकार के बिहार के लिए और देश के लिए क्या किया और क्या नैरेटिव ये लोग सेट करना चाह रहे हैं। सभा जी इन्हें दरअसल ये ना दो चश्मे से देखते हैं। अब बगल में जहां पर अब बगल के झारखंड, ज्यादा दूर में नहीं जाना चाहती, बगल के झारखंड में आप देख लीजिए रोज एक एक पेज का निकलता है एडवर्टीजमेंट। ये उनको नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन बिहार में एडवर्टीजमेंट होगा तुमको बड़े चश्मा लगा लगा कर देखेंगे। तो भाई दोहरा मापदंड मत रखिए ना। कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है, अगर उसको प्रसारित करता है तो आपको बिहार में प्रचार होता है, चलिए खराब लगता है, और झारखंड में होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। दरअसल अगर बात की जाए तो बिहार में कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार में चुनाव नजदीक है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि किसकी तैयारियों के साथ साथ वादे और दावे भी कर रहे हैं, तो किसके वादों में कितना दम है, किसकी तैयारियां कितना रंग लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।